जानकी का एक ही बेटा था जिसका नाम था विनय। विनय अपनी माँ जानकी से बहुत प्यार करता था। माँ, आपको पता चला वो चिंटू नौकरी के लिए दिल्ली चला गया। भाई मैं तो थोड़े कम रुपयों में काम चला सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा कमाने के चक्कर में अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। न जाने कौन से जन्म में मोती दान किए थे मैंने, जो तेरे जैसा बेटा मेरे घर पैदा हुआ। आज के ज़माने में तू मुझसे इतना प्यार करता है कि अपनी तरक्की छोड़ माँ को चुन रहा है। तो क्या हुआ माँ, देखना मेरी पत्नी आपके पैर धोकर पिएगी। अपनी माँ को देवी की तरह रखूंगा मैं। विनय ने नौकरी करने के लिए शहर जाने का विचार बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन अब समस्या ये थी कि इस छोटे से कस्बे में काम करे भी तो क्या करे। विनय अभी सोच ही रहा था कि दिल का दौरा पड़ने से विनय के पिताजी की अचानक मौत हो गई। बेटा, तेरे पापा की सरकारी नौकरी थी। सरकारी नियमों के हिसाब से अब तू उनकी नौकरी पा सकता है। मेरी बात मान और तू ये नौकरी कर ले। वैसे भी सरकारी नौकरी को यूं ही थोड़े ना मिलती है। माँ की बात सुनकर विनय पिता की नौकरी ज्वाइन कर लेता है। विनय की सरकारी नौकरी लगने की खबर सुनते ही पास के और दूर के रिश्तेदार अब उसके लिए रिश्ते भेजने शुरू कर देते हैं। विनय, देख तो बेटा, ये लड़की कितनी सुंदर है, ग्रेजुएट है और इसके पिता भी तुम्हारे पिताजी के पुराने जानने वाले हैं। कहे तो इसी के साथ तेरा रिश्ता पक्का करवा दो। लेकिन माँ, लड़की तो मुझसे ज़्यादा पढ़ी हुई है। अरे तो क्या हुआ? अरे मतलब तुम अब सरकारी नौकरी में हो, तुम्हें पता भी है सरकारी दामाद कैसे मिलते हैं। पूरे 5 लाख नगद, हीरो होंडा और 10 तोला सोना भी देने को तैयार है लड़की वाले। अच्छा, तो लड़की को मैं पसंद हूँ, मतलब वो पसंद कर लेगी मुझे? अरे तुम तो एकदम गाँव हो सच में। खुद को किसी से कम समझते हो क्या बेटा? जब रिश्ता उन्होंने भेजा है तो सब देख समझ कर ही भेजा होगा ना। माँ की बात सुनकर विनय मन ही मन बड़ा खुश हो जाता है। कीर्ति सच में बहुत सुंदर थी। जल्दी ही कीर्ति और विनय की शादी हो जाती है और कीर्ति विनय के घर आ जाती है। कुछ दिन बाद, आप सरकारी नौकरी में हैं तो कुछ खर्च बीवी पर भी कर लिया कीजिए। सारा पैसा माँ के हाथ में थमा देती हूँ, मेरे भी तो कुछ खर्चे होते हैं। अरे ऐसी बात नहीं है, अब जितनी तनख्वाह है उसमें माँ किसी तरह घर चला रही है। कुछ बचता ही कहाँ है जो मैं तुम्हें दे पाऊँ। शादी के समय तो तुम्हारी माँ ऐसे सरकारी नौकरी के ढोल बजा रही थी जिसे न जाने कौन सा कुबेर का खजाना मिलता है तुम्हें। अगर इस नौकरी से घर नहीं चल रहा तो कोई ढंग की नौकरी ढूंढो। तुम ऐसा करो, दिल्ली जाकर कोई अच्छी सी नौकरी कर लो। देखो कीर्ति, चाहे जो भी हो जाए, मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे ही नौकरी करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे मुट्ठी भर पैसों में घर तो चलने से रहा। क्या कहा? तुम नौकरी करोगी? मैं तुम्हें घर में इसीलिए लेकर आया हूँ कि तुम मेरी माँ की सेवा करो, उसके पाँव दबाओ, उसे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाओ, ना कि मर्दों की तरह बाहर निकलकर नौकरी करो। विनय और कीर्ति की बात उसकी माँ जानकी सुन लेती है। बेटा, बहू पढ़ी लिखी है, अगर वो भी घर के खर्चे में हाथ बटाना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है। ठीक है कीर्ति बेटा, अगर तुम नौकरी करना चाहती हो तो कर सकती हो, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। मैंने तो पिताजी से पहले ही कहा था मैं सिविल सर्विसेज करना चाहती हूँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, लेकिन पिताजी ने मेरी एक नहीं सुनी। अगर तुम वास्तव में तैयारी करना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे ऐसा कैसे करेगी तैयारी? अगर ये किताबों में दिमाग खपाएगी तो इसे रोटियां क्या मैं बनाकर खिलाऊंगी? अरे नौकरी की बात और है, घर में 4 पैसे आते हैं, लेकिन ये तैयारी वैयारी करने की कोई ज़रूरत ना है। अरे करने दो ना माँ, घर के काम मैं कर दिया करूँगा। अब इसके सपने पूरे करने की जिम्मेदारी भी तो मेरी ही है ना। एक बार इसकी नौकरी लग जाए फिर हम दोनों मिलकर तुम्हारी बहुत सेवा करेंगे। क्यों कीर्ति, सही कहा ना मैंने? अब हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। जानकी को विनय की बात रास तो नहीं आई, लेकिन इकलौते बेटे को वो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकी। कीर्ति घर के कामकाज छोड़कर पढ़ाई में जुट गई। अपनी छोटी सी तनख्वाह में से पैसे बचाकर विनय कीर्ति की किताबों और कोचिंग की फीस भी देने लगा। बेचारी जानकी के तो अरमानों पर पानी फिर गया। उसने सपने देखे थे कि बहू से सेवा करवाएगी, पैर दबवाएगी। यहाँ तो उल्टा, दोनों माँ बेटा बहू की सेवा कर रहे थे। खैर, बहू की नौकरी लगने के अच्छे दिन आएंगे इस उम्मीद में धीरे धीरे समय बीतने लगा और 2 साल के बाद सिविल सेवा का रिजल्ट घोषित हुआ। माँ, मैं तो खुशी से पगला रहा हूँ। कीर्ति SDM बन गई। माँ, हमारी कीर्ति पूरे जिले की महारानी हो गई। विनय पागलों की तरह नाच रहा था और कीर्ति को विनय के इस तरह नाचने से कुछ अजीब महसूस हो रहा था। विनय, क्या शोर शराबा मचा रहे हो? पड़ोस के लोग जमा हो रहे हैं, ज्यादा हो हल्ला मत करो नहीं तो मीडिया वाले आ जाएंगे।
अरे बहू, खुशी की बात है ये तो। और मीडिया से हमें कोई डर थोड़ी ना लगता है। मैं ही न्यूज़ वालों को बताऊंगी कि मैंने कितनी मुश्किलों से अपनी बहू को एसडीएम बनाया है। हाँ। अच्छा, क्या बताएंगे आप लोग कि इस एसडीएम का पति एक चपरासी है और सास अनपढ़? कीर्ति, ये कैसी बात कर रही हो तुम? देखो विनय, आवाज नीचे रखकर बात करो। और मैंने जो कहा ठीक कहा। अपना मजाक उड़वाना चाहते हो क्या तुम? खैर, तुम्हारी तो कोई इज्जत है ही नहीं, लेकिन मेरी बहुत इज्जत है आज समाज में। प्लीज हाथ जोड़ती हूँ, ये ढोल पीटना बंद कर दो कि कीर्ति वर्मा तुम्हारी पत्नी है। इतना कहकर कीर्ति पैर पटकती अंदर चली जाती है। देख लिया ना तूने बीबी को सर पर बिठाने का नतीजा। अरे मुट्ठी भर तनख्वाह से पेट काट काट कर तूने इसे अफसर नहीं बनाया, और आज ये तुझे ही आंखें दिखा रही है। रहने दो माँ, ठीक ही कहती है वो। बिना बात मीडिया वाले इस बात पर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाएंगे कि चपरासी की बीवी एसडीएम बन गई, जैसे चपरासी इंसान ही नहीं होते। शायद उसका लहजा गलत था, लेकिन बात तो सही थी। मुझे तो इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते बेटा, बाकी तू देख ले। कुछ दिन बाद कीर्ति ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है। वो अक्सर बड़े बड़े अफसरों के साथ पार्टी में जाती, लेकिन कभी भी विनय को अपने साथ नहीं ले जाती। उसने रिश्तेदारों से मिलना जुलना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। एक दिन कीर्ति अपनी माँ को फ़ोन करती है। माँ, मेरा दम घुटता है इस घर में, मुझसे नहीं हो पा रहा है। ट्रेनिंग में मेरी एक आईएएस रैंक के ऑफिसर से दोस्ती हो गई है। मैंने अभी तक उसे बताया नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ। मैं विनय के साथ अपनी सारी ज़िंदगी नहीं बिता सकती। अरे बेटा, अब तू इतनी बड़ी अफसर नहीं बन गई है। किसने कहा तुझे कि उस चपरासी के साथ जिंदगी बिता? बस तलाक के कागज उसके मुंह पे मार और किसी अपने बराबरी वाले लड़के से शादी कर ले। विनय, मुझे सरकारी क्वार्टर मिल गया है, मैं वहीं शिफ्ट हो रही हूँ। शिफ्ट हो रही हूँ से मतलब? तुम अकेले शिफ्ट होने वाली हो क्या? देखो विनय, सरकारी आवास में बड़े बड़े अफसरों का आना जाना लगा रहेगा। कभी मीटिंग तो कभी कुछ। तुम लोग वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाओगे। एडजस्ट तो अब तू नहीं कर पा रही है हमारे साथ। साफ साफ क्यों नहीं कहती? तुझे शर्म आती है हमारे साथ उठने बैठने में, हमें अपना परिवार बताने में? हाँ सही कहा, आती है मुझे शर्म। मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि मेरा पति एक 12वीं पास चपरासी है। तो जब तुमने मुझसे शादी की थी तब क्या मैं कहीं का राजकुमार था? तब भी मैं 12वीं पास चपरासी ही था, जिससे शादी करने के लिए तुम्हारे पापा कुछ भी करने को तैयार थे। इसी चपरासी ने तुम्हें घर गृहस्थी छुड़वा कर आगे बढ़ने का मौका दिया। मेरी माँ ने दिन रात तुम्हारी अपनी बेटी की तरह सेवा की, तब जाकर तुम आज ये रौब और रुतबा लिए घूम रही हो। कौन सी सास बहू को बनाकर खाना खिलाती है, उसके कपड़े धोती है, बर्तन साफ करती है। हमने तुझे सर पर बिठाया और तू हमें ही तेवर दिखा रही है। तुम लोग बात बात पर अपनी औकात दिखाने लगते हो। अरे सीधी सी बात समझ में नहीं आ रही क्या? खैर, एक चपरासी से इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती। मुझे लगता है अब हम साथ नहीं रह पाएंगे। मेरी और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है, इसलिए चुपचाप मुझे तलाक दे दो और जीने दो मुझे। वाह बहुरानी वाह, तूने तो मिसाल कायम कर दी। अगर दुनिया में हर कोई तेरी तरह हो जाए ना, तो कोई पति अपनी पत्नी को आगे नहीं बढ़ने देगा। जानकी की बातों को अनसुना करके कीर्ति ने तलाक के कागज विनय की तरफ बढ़ा दिए। पूरी तैयारी कर रखी है तुमने तो। लगता है मुझसे तुमने शादी की ही इसलिए थी ताकि मेरा इस्तेमाल कर सको। हाँ, जो सोचना है सोच लो, इसे साइन करके भिजवा देना, नहीं तो मेरी पावर्स तो जानती ही होगी। इतने पढ़े लिखे तो हो ही तुम। और हाँ, आज के बाद से कॉल मी मैडम। विनय और जानकी आंखों में आंसू भरकर कीर्ति की ओर देख रहे थे, लेकिन कीर्ति अब बदल चुकी थी। वो वहां से निकलकर बाहर चली गई। इंद्रानी, तुम मानो या न मानो, लेकिन सही मायनों में हमारे पड़ोसी शाह परिवार की रचना ही हमारे अद्वैत के लिए बेस्ट है। एकदम राधा कृष्ण की जोड़ी लगेगी उनकी। दोनों के कितने सारे गुण भी तो मिलते हैं। वो दोनों बचपन के दोस्त जो ठहरे। नहीं नहीं, मैं उस मनहूस परिवार की बेटी रचना से अपने बेटे का ब्याह नहीं रचाऊंगी। अरे वो शाह परिवार एक नंबर का पनौती परिवार है। आए दिन बस कोई ना कोई बीमार ही रहता है। कितने झगड़े, कितनी लड़ाइयाँ होती हैं उस परिवार में। नहीं नहीं, मैं तो अपने बेटे की शादी उसी लड़की से कराऊंगी जिसके गुण मेरे बेटे के 36 गुणों से मिलते हो। दोनों के 36 के 36 गुण मिलेंगे तो ही शादी होगी। यहाँ माँ, आप पिछले 3 महीनों से मेरे लिए 36 गुणों वाली लड़की ढूंढ रही हो, लेकिन अब तक आपको नहीं मिली। मैंने कहा ना आपको, ये सब अंधश्रद्धा वाली बातें हैं। माँ, अगर आप ऐसा ही करती रही ना तो देखना मेरी शादी सीधा बुढ़ापे में ही होगी।
या फिर इस जन्म में तो होगी ही नहीं। इंद्राणी अपने बेटे अद्वैत के लिए उसके 36 गुण से मेल खाने वाली 36 गुण वाली बहू ढूंढ रही होती है और इसी सिलसिले में वो हर रोज पंडित जी को फोन कर करके खबर लेती रहती है। हेलो पंडित जी, आज तो कोई अच्छी सी खबर दीजिए। मैं कोई ऐसी लड़की ढूंढ रही हूँ जिसके 36 गुण मेरे बेटे के 36 गुणों से मिलते हो। हेलो जी बोलिए। हेलो, मौन व्रत धारण कर लिया है क्या आपने? हेलो पंडित जी, चल बसे क्या? हाय हाय। अरे इंद्राणी, मैं हूँ तुम्हारा पति बलवान। ये मूली की सब्जी ला रहा हूँ और साथ ही पापड़ भी। आज मसाला पापड़ बनाना। हाँ हाँ, चलो रखो फोन। इंद्राणी पंडित जी को फोन लगाने जाती है, तभी अचानक घर की घंटी बजती है और स्वयं पंडित जी होते हैं दरवाजे पर। अरे पंडित जी, आप 100 वर्ष नहीं जिएंगे। मेरा मतलब है जिएंगे। देखिए इंद्राणी जी, हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन आपको जैसी बहू चाहिए ना, वैसी बहू मिलना बहुत मुश्किल है। और ऐसे भी कुंडली मिलाप करते समय अगर दोनों वर वधू के 36 में से 18 गुण भी मेल खा ले तो भी रिश्ता जुड़ सकता है। शादी के बाद का जीवन सुखमय हो सकता है इंद्राणी जी। नहीं, मुझे तो 36 गुण वाली बहू